Assalamu alaikum. So today we would be doing MCQs for the chapter Price Elasticity of Supply. We are doing MCQs for AS Economics. Chapter is Price Elasticity of Supply. Let's start with the first MCQ. First MCQ is very easy. MCQ number one. In the diagram, OS1 and OS2 are straight line supply curve. देखें क्या कह रहा है ये OS1 and OS2 are two straight line supply curves. एक सप्लाई कर्व है S1, एक सप्लाई कर्व है S2. एज प्राइस इंक्रीजेस द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. क्या बोल रहा है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. तो पहले तो कोई बच्चा मुझे ये देख के बताया कि हमने तो ये पढ़ा है कि कोई भी चीज ओरिजिन से शुरू नहीं होगी. लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक सप्लाई कर्व जीरो से शुरू नहीं होगा, जीरो के थोड़ा सा ऊपर से शुरू होगा. लेकिन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई एक ऐसी वाहिद इलास्टिसिटी है. यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई एक ऐसी वाहिद इलास्टिसिटी है जिसके अंदर आपके पास क्या होती है. यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में यू हैव इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस. इन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई यू हैव इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस. इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस मींस जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही चेंज किस में होगा, उतना ही चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में होगा. क्या बोला सर, जितना चेंज प्राइस में होगा उतना ही चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में होगा, क्योंकि इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस है. तो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई के अंदर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो कि कहाँ से शुरू होगी, ओरिजिन से. तो लिखूं स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. तो आप याद रखिएगा, वैसे तो रूल यही है कि कोई भी डायग्राम ओरिजिन से शुरू नहीं होगी सिवाय यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई एक ऐसा सप्लाई कर्व है जो कि ओरिजिन से शुरू होगा. तो अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर प्राइस बढ़ेगी 10% से तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 10% से बढ़ेगी. तो अब हम लोग आंसर ढूंढते हैं. ए कह रहा है एज प्राइस इंक्रीजेस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिक्रीजेस. डिक्रीज तो नहीं हो सकती ना, डिक्रीज तो नहीं हो सकती. ये कह रहा है कि अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होगी. तो बेटा ये तो इसने तो लॉ ऑफ डिमांड की, लॉ ऑफ सप्लाई की वाट ही मार दी. तो ये तो नहीं हो सकता. एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस लेस रैपिडली अलोंग S1 एंड देन अलोंग S2. बेटा ये जो ऑप्शन है ना, ये बात कर रहा है इलास्टिक सप्लाई की और इन इलास्टिक सप्लाई की. ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये बात कर रहा है इलास्टिक और इन इलास्टिक सप्लाई की. ऐसा ही है, तो ये भी नहीं हो सकता. हाँ, अगर ये कर्व ओरिजिन से ज्वाइन नहीं हुआ होता ना, अगर ये कर्व ओरिजिन से ज्वाइन नहीं हो रहा होता तो शायद ये आंसर हो सकता था. लेकिन अगर ये ओरिजिन से ज्वाइन हो रहा है तो मुझे देख के ही पता चल गया कि ये यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का कर्व है. ठीक है, एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस मोर रैपिडली अलोंग OS1 देन OS2. अगेन ये सेम ऑप्शन है, इलास्टिक इन इलास्टिक की बात कर रहा है. As price increases, the elasticity of supply is constant along both OS1 and S2. सही तो कह रहा है, इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में. जितने से प्राइस बढ़ेगी उतने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी. इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस है. सो योर MCQ1 इज डी. MCQ1 का आंसर जो है ना वो डी है. ठीक है, MCQ1 का आंसर डी है. MCQ नंबर 2. A manufacturer's ability to increase his output A manufacturer's ability to increase his output in the short run will be greater. ये कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर के पास एबिलिटी है कि वो अपने आउटपुट को बढ़ा सकता है शॉर्ट रन में. तो यार आउटपुट को कैसे बढ़ा सकते हैं, आउटपुट को कैसे बढ़ा सकते हैं. इफ लेबर इज इमोबाइल, अगर लेबर इमोबाइल है, अगर लेबर मूव भी नहीं कर सकती तो आउटपुट बढ़ ही नहीं सकता ना. तो ये तो गलत है. इफ द प्रोडक्ट इज पेरिशेबल, बेटा अगर प्रोडक्ट पेरिशेबल है, अगर प्रोडक्ट पेरिशेबल है तो नहीं हो सकता. पेरिशेबल मतलब कॉफी बीन वगैरह जल्दी एक्सपायर हो जाता है, उसको तो बनने में टाइम लगता है. तो आउटपुट कैसे बढ़ा सकेगा, बढ़ा सकेगा लेकिन ज्यादा से नहीं बढ़ा सकेगा, कम से बढ़ा सकेगा. इफ देयर इज स्पेयर कैपेसिटी, अगर स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है तो वो आउटपुट को ज्यादा से बढ़ा सकता है.
डू यू गाइज रिमेम्बर फैक्टर अफेक्टिंग पीईएस? आपको बताया था 5 फैक्टर्स हैं जो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करती है। नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, नंबर 2 टेक्नोलॉजी, नंबर 3 आपको बताया था स्पेयर कैपेसिटी जिसको हमने वेयर हाउस भी बोला था, और एक और आपको मैंने बताया था नेचर ऑफ कमोडिटी। आपको याद होगा एक और मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ कमोडिटी, याद है? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी, वेयर हाउस, वेयर हाउस मीन्स स्पेयर कैपेसिटी, एंड नेचर ऑफ कमोडिटी। अगर एक प्रोडक्ट नॉन पेरिशेबल है तो इनइलास्टिक सप्लाई, नॉन पेरिशेबल है तो इनइलास्टिक सप्लाई है, पेरिशेबल है तो इलास्टिक सप्लाई है। अगर ज्यादा रिसोर्स अवेलेबल है तो इलास्टिक सप्लाई है, लेस रिसोर्स अवेलेबल है तो इनइलास्टिक सप्लाई है। अगर प्रोडक्ट रेडीली अवेलेबल है तो इलास्टिक सप्लाई है, टाइम टेकिंग है तो इनइलास्टिक है। अगर नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी, अगर नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई इनइलास्टिक होगी। तो सेकंड इज सी। थर्ड एमसीक्यू इज अगेन वेरी इजी, एक सेकंड में होना चाहिए। थर्ड वाला क्या होगा, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। Which of the supply curve shown in the diagram has unitary elastic PES? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, बेटा आपको क्या बताया था, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से शुरू होती है। तो सर सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ओरिजिन से लाइन शुरू हो रही है। तो याद रखिएगा, वैसे तो कोई भी लाइन ओरिजिन से शुरू नहीं होगी, लेकिन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई एक ऐसा केस है जिसके अंदर ओरिजिन से कर्व शुरू होगा। ठीक है, वैसे तो कोई भी कर्व ओरिजिन से शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, तो 3 का सी है। 4, ओके 4 देख के बताएं जरा, 4 ट्राई करें। द डायग्राम शोज 4 डिफरेंट सप्लाई कर्व्स, ठीक है, S1, S2, S3, S4। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम? पहले एक काम करते हैं, आपकी आसानी के लिए मैं कर्व्स को मार्क कर देता हूँ। बेटा S1 जो है ना वो है वर्टिकल कर्व, और S1 जो है ना वो बता रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक को। बेटा S2 जो है ना वो है स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, और S2 जो है वो है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। सर S3 जो है ना वो है इलास्टिक सप्लाई, क्योंकि S3 बना हुआ है फ्लैटर कर्व। ठीक है, S4 जो है वो है हॉरिजॉन्टल कर्व, और S4 रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई को। तो अब आंसर मैच करके देखते हैं। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम? S1 हैज यूनिटरी इलास्टिक। S1 का यूनिटरी नहीं है, S1 का है परफेक्टली इनइलास्टिक, तो ए तो गलत है। ठीक है, S2 हैज जीरो इलास्टिसिटी, S2 की इलास्टिसिटी जीरो है। S2 की इलास्टिसिटी जीरो नहीं होती। S2 की इलास्टिसिटी S2 की इलास्टिसिटी जीरो होती है, सोच के जवाब देना। S2 की इलास्टिसिटी जीरो होती है? नहीं, S2 की इलास्टिसिटी 1 होती है। सही है, S2 की इलास्टिसिटी 1 होती है, जीरो नहीं होती। गलत कह रहा है, झूठा है ये। सही है। S3 हैज कांस्टेंट इलास्टिसिटी। सर S3 मतलब कह रहा है S3 हैज कांस्टेंट इलास्टिसिटी। S4 हैज इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। ये भी सी वाला भी गलत है, डी वाला सही है। S4 में इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, सही तो कह रहा है। सर परफेक्टली इलास्टिक के अंदर आपका जो पीईएस है वो आएगा, कौन सा आएगा, वो आएगा इन्फिनिटी। इलास्टिक में आएगा ग्रेटर देन 1, और यूनिटरी में आएगा इक्वल्स टू 1, और परफेक्टली इन इलास्टिक में आएगा 0। ठीक है, समझ आया आपको? समझ आया आपको कैसे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा रॉन्ग है? मैं आपको हर ऑप्शन की रीजनिंग दे रहा हूँ। चलें, फिफ्थ वाला करके दें। फिफ्थ वाले के लिए आपको पीईएस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 5 The market 5 The market for tractors is supplied by two firms X and Y, each initially having 50% of the market। ये कह रहा है भाई कि ट्रैक्टर की मार्केट है ना, उसमें 50-50 है दोनों। 50% एक्स सप्लाई करता है ट्रैक्टर्स, और 50% वाई सप्लाई करता है। ये कह रहा है अ 10% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ट्रैक्टर लीड्स टू एन इंक्रीज इन आउटपुट फ्रॉम फर्म एक्स ऑफ 10%। ये बोल रहा है एक्स का आउटपुट 10% से बढ़ रहा है, और वाई का आउटपुट बढ़ रहा है 20% से। ठीक है भाई, ये कह रहा है एक्स का आउटपुट बढ़ रहा है 10% से, वाई का आउटपुट बढ़ रहा है 20% से। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रैक्टर इन दिस मार्केट? ये कह रहा है ट्रैक्टर का पीईएस क्या होगा। किसका ये बोल रहा है, पीईएस क्या होगा ट्रैक्टर का? तो मुझे जरा बताना।
ओके, लेट मी कैलकुलेट। ओके, तो दो तरीके हैं। मैं मुझे बताएं जरा, पीईएस को निकालने का फॉर्मूला क्या है। पहले मैं आपके लिए आसानी कर दूं, मैं इधर आपके लिए पूरी सेटिंग्स बता देता हूँ। कि ये कहना चाह रहा है कि अगर प्राइस 10% से बढ़ती है ना, तो एक्स की जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 10% से बढ़ती है, और वाई की जो क्वांटिटी सप्लाइड है ना, वो बढ़ती है 20% से। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। सही है, ये कहना चाह रहा है। अब मुझे जरा बताएं, पीईएस का फॉर्मूला क्या है। पीईएस का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, पीईएस का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो एक्स का अगर मैं निकालूं तो एक्स का 10/10 हो जाएगा ना, क्वांटिटी सप्लाइड भी 10 है और प्राइस भी 10 है, तो 10/10 कितना आएगा, 10/10 आएगा 1। तो पीईएस फर्म एक्स का कितना आया है, 1 आ गया। अब फर्म टू का निकालना है तो क्या करूंगा, 20%/10%। ठीक ही, ठीक है। तो पी एस वाई का कैसे आएगा, 20/10, तो ये आ जाएगा 2। तो अब बताएं मुझे, एक्स और वाई का मिला के कितना हो गया, 3। ये मार्केट का पूछ रहा है ना। तो एक्स और वाई का मिला के कितना हो गया, एक्स का 1 और वाई का 2। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 3। और अगर आपने इस सवाल में गौर करा, जिस बच्चे ने ये लाइन छोड़ दी उसका आंसर गलत हो जाएगा। वो आंसर डी मार्क करेगा, लेकिन आंसर आपका बी आएगा। आंसर आपका बी आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये कह रहा है दोनों के पास 50-50% है मार्केट का। दोनों के पास मार्केट का क्या है, 50-50% है। तो जो टोटल पीईएस है ना, जो टोटल पीईएस है वो 3 आया है। तो इसमें 50% एक्स का है, 50% वाई का है। तो 50% कर दें अगर हम लोग दोनों का, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। दिस वॉज अ टेक्निकल एमसीक्यू। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, सही, आपको क्लियर हो गया। पहले हम लोग एक्स और वाई दोनों का पीईएस निकालेंगे, दोनों का ऐड करेंगे। ये मार्केट का पीईएस हो गया, और फिर क्या बोला कि मार्केट के अंदर आधा परसेंटेज एक्स का है, आधा वाई का है। ठीक है। ओके, तो 5 का आंसर इज बी। इज इट क्लियर, 5 इज क्लियर गाइस। 6, वेरी इजी, 6 इज वेरी इजी। एक सेकंड में हो जाएगा, मैं आपको टेक्निक बता दूंगा। द डिमांड फॉर अ गुड इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम प्राइस स्टेज द सेम, व्हाट इज इट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो अगर आपको याद हो, ये कह रहा है कि प्राइस सेम रहेगी, तो आपको याद हो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में परफेक्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के अंदर सेम प्रोडक्ट बनेगा सबका, तो सबकी प्राइस भी सेम होगी। तो परफेक्टली इलास्टिक में सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल बनता है, तो जब हॉरिजॉन्टल बनेगा तभी तो प्राइस सेम होगी। तो ये कह रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस सेम होगी। तो सेम कब होती है, जब सप्लाई क्या होगी, जब सप्लाई होगी परफेक्टली इलास्टिक। और मुझे बताएं जरा, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में पीईएस क्या होता है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में पीईएस क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में पीईएस इनफाइनाइट होता है। तो इसका आंसर डी होगा। सही है। ये जो -1 है ये इनइलास्टिक है, लेस देन ये है, ये यूनिटरी इलास्टिक है। क्योंकि -1 तो, पहले तो बात तो ये कि पीईएस कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन है। माइनस वाला तो, ये तो रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि पीईएस कैन नेवर बी इन नेगेटिव, पीईएस कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। ये तो ऑप्शन ही गलत है। जीरो, जीरो का मतलब है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, और 1 का मतलब है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, और इसका मतलब है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो दैट इज वाई और आंसर इज डी। आई होप 6 भी सबको क्लियर होगा। 7 इज अगेन वेरी इजी। अ प्रोडक्ट हैज अ लो पीईएस, लो का मतलब है लेस देन 1। सर लो का मतलब है लेस देन 1, और लेस देन 1 का मतलब है सप्लाई कौन सी है बेटा, लेस देन 1 का मतलब है सप्लाई इनइलास्टिक है। तो ये पूछ रहा है इनइलास्टिक सप्लाई को कौन सा रीजन एक्सप्लेन करेगा। सवाल पूछ रहा है व्हाट माइट एक्सप्लेन दिस, कौन सा रीजन इनइलास्टिक सप्लाई को एक्सप्लेन करेगा। इनइलास्टिक में प्रोडक्ट पेरिशेबल होता था, नॉन पेरिशेबल, आपको याद है। इनइलास्टिक में प्रोडक्ट कौन सा होता था, पेरिशेबल, और इलास्टिक में होता था नॉन पेरिशेबल। हमने क्वेश्चन भी करा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वाला। तो इसका आंसर तो सामने सामने दिख रहा है, आंसर है सी। ठीक है, ओ बी, सॉरी, आंसर इज बी। 7 का बी है। ठीक है, राइट, क्लियर, ओके। आई गेस 7 एमसीक्यू सबको क्लियर है।
नाउ 8, 9 एंड 10, 8 इज रिपीटेड तो मैं डायरेक्ट मार्क कर देता हूँ। 8, 8 इज सी, तो 9, 10 पे आते हैं डायरेक्ट। 9, 10 चले, 9, 10 कर दें प्लीज, मुझे प्लीज। नाइन्थ वाला क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ अ फर्म्स प्रोडक्ट राइजेस बाय 12%। ठीक है भाई, ये कह रहा है प्राइस बढ़ रही है 12% से, सही है भाई। आफ्टर 1 वीक द फर्म इज ओनली एबल टू प्रोड्यूस द सेम क्वांटिटी, ये बोल रहा है एक हफ्ते बाद, आफ्टर वन वीक द फर्म इज एबल टू प्रोड्यूस सेम क्वांटिटी, ठीक है। बट आफ्टर 1 मंथ, बट आफ्टर 1 मंथ इट कैन प्रोड्यूस, बट आफ्टर 1 मंथ इट कैन इंक्रीज क्वांटिटी बाय 6%। क्या बोल रहा है ये? एक महीने बाद मैं क्वांटिटी को 6% से बढ़ा सकती हूँ। तो पहले देखते हैं कि ये 1 वीक पहले क्या कह रहा है। ये बोल रहा है आफ्टर 1 वीक क्या हो रहा है? आफ्टर 1 वीक, ओके, आफ्टर 1 वीक अगर प्राइस 12% से बढ़ती भी है तो क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक हो गया भाई। और आफ्टर 1 मंथ क्या कह रहा है कि अगर प्राइस 12% से बढ़ती है ना, तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ तो सकेगी लेकिन 6% से बढ़ सकेगी। तो इसका मतलब है क्वांटिटी सप्लाइड में आएगा स्मॉलर चेंज ना। प्राइस में आ रहा है लार्जर चेंज, क्वांटिटी सप्लाइड में आ रहा है स्मॉलर चेंज। क्यों स्मॉलर चेंज आएगा? बिकॉज लेस रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो इसका मतलब है इधर जो है ना, इसमें जो है ना वो है इन इलास्टिक सप्लाई। आफ्टर 1 मंथ जो आपकी सप्लाई है वो इन इलास्टिक है। और आफ्टर 1 वीक जो आपकी सप्लाई है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक के अंदर पीईएस जो है वो जीरो होता है, और इन इन इलास्टिक के अंदर जो पीईएस है वो लेस देन 1 होता है। तो आए आंसर ढूंढते हैं। या तो आंसर सी है या तो डी है, तो आंसर इज डी फॉर डॉग, ओके। सो आई होप आप सबको क्लियर होगा, वाई इज आंसर डी, ओके। काफी डिटेल में कराया जा रहा है आपको। सही है, 10 इज वेरी इजी। 1 सेकंड का एमसीक्यू है। सही है, 10 इज वेरी इजी। 1 सेकंड का एमसीक्यू है 10 वाला। ठीक है, 10 करते हैं, आ जाए फॉरन से। 10, 10, 10, 10, 10। ओके, व्हाट वुड इंक्रीज द पीईएस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ फर्म्स प्रोडक्ट। ये पूछ रहा है एक फर्म का पीईएस कैसे बढ़ जाएगा। मतलब एक फर्म की सप्लाई कैसे इलास्टिक हो जाएगी ना। अगर पीईएस की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब है सप्लाई इलास्टिक हो रही है। तो पूछ रहा है सप्लाई इलास्टिक कैसे होगी। तो यार सप्लाई इलास्टिक कैसे होगी, इन इलास्टिक कैसे होगी, वो तो 5 फैक्टर्स बता सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्पेयर कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी और वेयर हाउस, और नेचर ऑफ कमोडिटी। तो देखते हैं। अ डिक्रीज इन पीरियड ऑफ टाइम दैट स्टॉक्स कैन बी केप्ट। अगर टाइम कम होगा तो इसका मतलब है प्रोडक्ट पेरिशेबल है, तो सप्लाई इन इलास्टिक है, ये तो नहीं हो सकता। अ डिक्रीज इन टाइम दैट इट टेक्स टू प्रोड्यूस दी प्रोडक्ट। अगर एक प्रोडक्ट रेडीली अवेलेबल है, अगर एक प्रोडक्ट रेडीली अवेलेबल है तो इट कैरीज एन इलास्टिक सप्लाई। अगर एक प्रोडक्ट रेडीली अवेलेबल है तो उस प्रोडक्ट की सप्लाई इलास्टिक होगी। तो यार आंसर इज बी, लेकिन आई एम गोना टेल यू व्हाई सी डी इज नॉट द राइट आंसर। एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एम्प्लॉयड बाय द फर्म, इसका कोई लेना देना नहीं है। एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन दैट एरिया, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इट हैज नथिंग टू डू विद पीईएस। These are not factor affecting PES. These are just random statements. So I hope 10 is clear to everyone. Okay, 11. 11 is very easy. Again, it's the repeated MCQ. 11. The diagram OS1 and OS2 are straight line curves starting from the origin. As price increases, the elasticity of supply is constant among OS1 and OS2. Answer is D. Let's go forward. We are done with 11 MCQs. Okay. 12. Okay, 12 and 13. 12 and 13 is very, very easy. 12 and 13 is very, very easy. 12. A refinery which processes oil into petrol gas is faced with the following condition। ठीक है भाई, एक रिफाइनरी है जो पेट्रोल को, ऑयल को पेट्रोल में तब्दील करती है, उसके साथ फॉलोइंग कंडीशंस हो गई हैं। इट इज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, बेहतरीन। इट्स पेट्रोल स्टोरेज टैंक्स आर फुल, ठीक है भाई। एंड इट हैज रिसीव्ड डिलीवरी ऑफ अ न्यू फ्लीट ऑफ पेट्रोल टैंकर्स टू ट्रांसपोर्ट इट्स पेट्रोल, ठीक है भाई। एंड इट रिक्वायर्स 6 months टू ट्रेन न्यू वर्कर्स टू क्वालिफाई सेफ्टी प्रोसीजर्स, ठीक है। Which of the conditions will tend to make the supply of petrol relatively inelastic? तो भाई मैंने आपको बताया है, अगर स्पेयर कैपेसिटी हो, फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो,
अगर फुल कैपेसिटी भी काम करो, स्पेयर कैपेसिटी नहीं है आपके पास, आप और चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते, तो आपकी सप्लाई इनलास्टिक है। और अगर आपके पास आपको ट्रेन करने में या प्रोडक्शन टाइम अगर लेट हो, मतलब अगर आप 6 मंथ तक वर्कर को ट्रेन करते रहोगे, उसके बाद जाके वो काम करने के लायक होंगे ना, तो उसका मतलब है आपका जो प्रोडक्ट है वो टाइम टिकेंगे ना। बेसिकली अगर आपकी लेबर लेट ट्रेन होगी तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी लेट होगा ना। तो आपका जो आंसर बनता है वो 1 और 4 बनता है। 1 और 4 देखते हैं कहाँ पर है, 1 और 4, यस, योर आंसर इज बी। ठीक है, वेरी इजी एमसीक्यू, इसमें कुछ था नहीं। 13 is again very easy, you just need to place the formula. Okay, 13. A manufacturer has estimated that the PES of ice cream is plus 1.5. ठीक है, if the demand for ice cream rises and price increases by 10%, how much more will be manufacturer supply to the market? मुझे बताएं जरा, पीईएस का फॉर्मूला क्या है? तो आपने बोला सर पीईएस का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सर इसने हमें पीईएस निकाल के दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.5 ये दिया हुआ है इसने। पीईएस कितना है? 1.5। और इसने बोला है प्राइस में आ रहा है 10% चेंज। तो मैं क्या करूँ, सिंपल क्वांटिटी को एक्स कर दिया, 1.5 इंटू 10% हो गया। तो कितना आ जाएगा बेटा, आंसर क्या आएगा? 1.5 इंटू 10%, क्या आएगा आंसर? 1.5 इंटू 10%, आंसर आएगा, आंसर आएगा अल्लाह भला करे आपका, आंसर आ जाएगा 15%, राइट? आंसर आएगा 15%। आंसर कितना आ जाएगा? 15%। ओके, आंसर क्या आएगा? आंसर 15% आएगा, राइट? 13 इज ऑल्सो वेरी इजी, सिंपली यू जस्ट नीड टू प्लेस द फॉर्मूला। ओके, 14। 14, when is a rise in price of a product likely to cause more resources to be allocated to its production? सवाल कह रहा है अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी और ज्यादा से बढ़ेगी। ऐसा कब होता है? अगर प्राइस में आता है, प्राइस में आएगा स्मॉलर चेंज, और क्वांटिटी सप्लाइड में आएगा लार्जर चेंज। मतलब प्रोड्यूसर कैन रिस्पॉन्ड मच टू अ स्मॉलर चेंज इन प्राइस, सवाल ये कहना चाह रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब आपके पास मोर रिसोर्सेज हो, यानी कि जब आपकी सप्लाई इलास्टिक हो। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा भाई? हाँ भाई, 14। 14 भी सोच लें, 15 भी सोच लें, 15 तो अगेन रिपीटेड है। अच्छा जी, पहले हम लोग है ना इस एमसीक्यू में, पहले मैं गलत वाले ऑप्शन मार्क कर देता हूँ। देखो ये सप्लाई है रिसोर्सेज के एलोकेशन का, सही है। ये क्वांटिटी सप्लाइड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो डिमांड वाली जितने भी ऑप्शन है ना उन सबको गलत कर दो। तो दो ऑप्शन तो मुझे सीधे सीधे गलत दिख गए, सी और डी। सी और डी को मैंने गलत क्यों करा? क्योंकि सवाल पीईएस का है ना, तो इसमें डिमांड कर्व इलास्टिक इन इलास्टिक कहाँ से आ गया? अब आपका आंसर ए बचता है या बी बचता है? अगर सप्लाई कर्व ए कहता है कि अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कर्व परफेक्टली इनलास्टिक होगा, तो अगर सप्लाई कर्व परफेक्टली इनलास्टिक है तो परफेक्टली इनलास्टिक तो वर्टिकल होता है ना। तो वर्टिकल का मतलब है क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। वर्टिकल का मतलब है क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा ही है, वर्टिकल का मतलब है क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ए तो गलत है। बी हो सकता है कि अगर डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ती है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी सप्लाई इनइलास्टिक होगी, तो ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता रहेगा ना। सप्लाई इनइलास्टिक होगी तभी तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता रहेगा। सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? ठीक है, 15 इज वेरी इजी। द डायग्राम shows four different supply curve S1, S2, S3, S4. What can be concluded from diagram?
S1 हैज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, क्या बोल रहा है, S1 हैज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। एस वन की यूनिटरी इलास्टिक नहीं है, S1 की है परफेक्टली इन इलास्टिक, तो ए तो गलत है। ठीक है। S2 हैज जीरो इलास्टिसिटी, एस टू के पास जीरो इलास्टिसिटी है, नहीं। एस टू के अंदर PES 1 होगा, तो बी भी गलत है। झूठ कैसा बोल रहा है यार ये। S3 हैज अ कांस्टेंट इलास्टिसिटी, S3 में PES होगा greater than 1, क्योंकि S3 है फ्लैटर कर्व। तो सी भी गलत है, आंसर डी बचता है, डी सही है। S4 हैज इनफाइनाइट सप्लाई, S4 में बिल्कुल PES आपका इन्फिनिटी होता है, ठीक है। सही कह रहा है। 15, 16, अगेन 16 रिपीट हुआ है, 16 का आंसर इज डी फॉर डॉग। ठीक है। 17 और 18, 17 भी रिपीट हुआ है, 17 भी रिपीट हुआ है, डी है 17 का। 18 करके देते हैं भाई, 18 इज द लास्ट, 18, 19, ओके 18 इज द लास्ट MCQ। 18, 18 एंड 19, 18, गिविंग यू अ मिनट, 18 कर लें। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। विच बिजनेस इज लाइकली टू बी द स्लोवेस्ट टू ऑल्टर इट्स आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू अ सस्टेन इंक्रीज इन डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। ये बोल रहा है ऐसा कौन सा बिजनेस है जो अपने आउटपुट को चेंज तो करेगा लेकिन सबसे स्लोली चेंज करेगा। इन सब में से ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको आउटपुट को इंक्रीज करने में टाइम लगेगा, जिसका प्रोडक्ट टाइम टेकिंग होगा, बेसिकली सवाल ये पूछना चाह रहा है। फास्ट फूड जल्दी जल्दी कर सकता है, फौरन खाना बना के दे सकता है, तो ये तो गलत हो गया। हाउस होल्ड ये भी फौरन कर सकता है, क्लीनिंग वाला। न्यूज़पेपर फौरन से कर सकता है। ऑयल एक्सट्रैक्शन में टाइम लगेगा ना, तो ऑयल एक्सट्रैक्शन की सप्लाई कौन सी है, इनएलास्टिक। ठीक है। 19 वाला बहुत इजी MCQ है, आखिरी MCQ है 19 वाला, लास्ट MCQ है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, सिर्फ एक चीज देखनी है और काम हो जाएगा आपका। 19 वाला 1 सेकंड में होना चाहिए। 19 वाला मैं कराऊंगा तो आपको हंसी आएगी अपने ऊपर अगर गलत कर रहे हैं तो। 19, SX, SY एच जेड आर सप्लाई कर्व ऑफ गुड एक्स गुड वाई, ये गुड एक्स का सप्लाई कर्व, ये वाई का, ये जेड का। तीनों सप्लाई कर्व, तीनों सप्लाई कर्व कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ओरिजिन से। और ओरिजिन का मतलब है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, सर ओरिजिन का मतलब है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। और यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में PES क्या होता है, इक्वल्स टू 1। तो ये कह रहा है अगर प्राइस 5 to 10 पे इंक्रीज हो भी जाए ना, तो इनका PES क्या होगा। बेटा अगर आपको कैलकुलेट भी करना हो ना, अगर आपको कैलकुलेट भी करना हो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक होशियार बच्चा देखेगा जैसे ही कि कर्व ओरिजिन से शुरू हो रहा है तो वो फौरन से समझ जाएगा कि हाँ इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, क्योंकि यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में PES 1 होता है। लेकिन जिस बच्चे को चेक करना है वो चेक चेक भी कर सकता है। कैसे चेक कर सकता है, मैं इधर आपके लिए लिख देता हूँ कि जो प्राइस है ना, जो प्राइस है वो ओल्ड प्राइस क्या है बेटा, ओल्ड प्राइस है 5 और न्यू प्राइस है 10। ठीक है, ओल्ड प्राइस थी 5, न्यू प्राइस थी 10। अच्छा, एक्स की क्वांटिटी पहले 2.5 थी, फिर 5 हो गई, तो मैं इधर लिख दूं क्वांटिटी ऑफ एक्स। एक्स की क्वांटिटी पहले कितनी थी, एक्स की क्वांटिटी पहले 2.5 थी, फिर 5 हो गई। फिर वाई की क्वांटिटी क्या है, वाई की क्वांटिटी पहले वाई की क्वांटिटी थी, पहले वाई की क्वांटिटी थी अम, पहले वाई की क्वांटिटी थी 10। और क्या थी बेटा, वाई की क्वांटिटी पहले 5 और 10 थी, देखो वाई की क्वांटिटी 5 थी और 10 थी। ठीक है, तो मैं लिख दूं पहले 5 थी वाई की क्वांटिटी, फिर 10 हो गई। सही है। अब आते हैं जेड पे। तो जेड की क्वांटिटी क्या थी बेटा, पहले जेड की क्वांटिटी थी 10 और उसके बाद हो गई 20। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप चेक कर सकते हैं, आप PES का फॉर्मूला लगाएं। PES का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला लगाना है और आपने परसेंटेज चेंज निकालना है पहले प्राइस का। ये न्यू और ओल्ड प्राइस दी हुई है, परसेंटेज चेंज निकालोगे उसको यहाँ पे प्लेस करोगे प्राइस की जगह पर। फिर एक्स की क्वांटिटी का चेंज निकालोगे, यहाँ पे प्लेस करोगे, तो चेक कर लोगे एक्स का क्या आ रहा है, PES। फिर ऐसे ही वाई का चेक करोगे, जेड का चेक करोगे, तो आंसर तो ऑब्वियसली ए ही आना है। लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट करने का तरीका बता दिया ए को, कि अगर कर्व जीरो से शुरू हो रहा है तो इट मीन्स इट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। Okay, so we are done with MCQs of the chapter price elasticity of supply. Hope it's clear to you guys. ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।